हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता. So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी. For take all doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता. अऊज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. आमीन या रब्बल आलमीन. तज़ीह प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समीउल्लाह मलिक. नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने इस हमारे साउथ एशिया के ख़ित्ते में बिलखुसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से ग्रेट गेम का जिक्र किया, और दूसरे प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान में दरपेश माशी और इक़्तिसादी मुश्किलात के बारे में हम बात कर रहे थे. तो वक्त की किल्लत की बिना पे हमें उस प्रोग्राम को अधूरा छोड़ना पड़ा, और आज उसी प्रोग्राम के तसलसल में हम तीसरा प्रोग्राम आपको पेश कर रहे हैं. लेकिन हमारा सिलसिला मुनक़ते हुआ था दूसरे प्रोग्राम का कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जो सद्देबाब है ये कैसे किया जाए, जिसके लिए हमने अपने एज़ यूजुअल अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब ब्रिगेडियर उस्मान खालिद, सेक्रेटरी जनरल रफ़ा पाकिस्तान पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं रफ़ा पार्टी के, उनको हमने ज़हमत दी. जिस तरह कि आप जानते हैं कि वो एक ना सिर्फ दफ़ाई तज्ज़ियागार है बल्कि वो माशियात और इक़्तिसादियात पर भी उनकी गहरी नज़र है, और वो इस मुल्क दुनिया के जो इसको दरपेश हालात हैं उसके अंदर वो तमाम उन हालात पर उनकी गहरी नज़र है कि जिसके अंदर मसाइल बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं और मामलात पर सुलझते भी हैं और आगे भी चलते हैं. उनके साथ हम बड़ी एक फ़िक्र अंगेज़ हम गुफ्तगू कर रहे थे. आज उसी तसलसल का मैं तीसरा प्रोग्राम मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ. मैं इसलिए आज अपने तज्ज़िये के नोट में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ कि ताकि उस प्रोग्राम का मज़ीद अहाता किया जा सके. तो मैं आपको चलता हूँ लेके अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ, जनाब ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब. अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब. फिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तीसरे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाए, और जिस तरह के मैंने अपने तज़्ज़िये में नोट में भी पेशतफ़ में मैंने अर्ज़ किया है कि ग्रेट गेम के बारे में बात हुई और पाकिस्तान में जो दरपेश मुश्किलात हैं उसके बारे में बात हुई. तो क्योंकि माशी मुश्किलात के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि हमें जो फ़ौजी और जो दफ़ाई किस्म की मुश्किलात हैं वो तो अनगिनत चल रही हैं, उसके बारे में आपने अपने पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र भी किया उसके इब्तिदा में. लेकिन हमने जो अपना दूसरा प्रोग्राम ख़त्म किया था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर माशी और इक़्तिसादी प्रोग्राम के बड़े बड़े माहिरीन अपने अपने प्रोग्राम लेके आए, लेकिन महंगाई का कोई सद्देबाब नहीं कर सके. और उसके बारे में आपसे मेरा भी ये सवाल है कि आप ये फरमाइए कि इसका आपको उस वक्त के लिए मैं उस पर पूरा जवाब मैं आपसे नहीं ले सका था. आप बताइए कि आपकी रफ़ा पार्टी के पास यानी मुल्क की माशी और इक़्तिसादी हालत को बेहतर करने के लिए, जिससे ये महंगाई का अफरीत जो है ये रुक जाए, ख़त्म हो जाए, आपके पास इसका क्या इलाज है? जी, महंगाई को हम अफरात ज़र भी कहते हैं जी. उसके से मकसद ये है कि महंगाई की बड़ी वजह अफरात ज़र है. जी जी. यानी मुल्क में ज़र का ज़्यादा होना और चीज़ों का कम होना, उसकी वजह से महंगाई होती है. उसको अंग्रेज़ी में इन्फ्लेशन भी कहते हैं. जी. लेकिन जिन लोगों ने इकनॉमिक्स की किताबें लिखी हैं और जिन्होंने इस इल्म को ईजाद किया है वो कहते हैं कि अफरात ज़र को डील करने के 2 तरीके हैं. जी. एक तरीका है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स, और दूसरे होते हैं फिस्कल मेजर्स. मॉनेटरी मेजर्स हैं जो कि एक सेंट्रल बैंक यूजुअली जिनको इम्प्लीमेंट करता है, जिनको डिज़ाइन करता है और इम्प्लीमेंट करता है, और उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें शामिल होती हैं कि एक्सचेंज रेट का फ़िक्स करना, जी, इंटरेस्ट रेट का फ़िक्स करना. लिहाजा इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट को फ़िक्स करके ये अफराद ज़र को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. फिस्कल मेजर है यानी टैक्सेशन. जी. तो टैक्सों के बढ़ाने घटाने से
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो है वो फिस्कल मेजर्स कहलाते हैं। जी जी। इन दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो डिफरेंट है, इसलिए हर मुल्क में जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं वो फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर्स के दरमियान एक तवाज़न ऐसा पैदा करना चाहते हैं जी जी, ताकि वो ऑब्जेक्टिव जो इक़्तिसादी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। जी। अभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जहालत की वजह से या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कि सियासत डिक्टेट कर रही है उसकी वजह से पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो दगरगू है। आप देखते हैं कि बाकी दुनिया में इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 1-2% के दरमियान है जी। पाकिस्तान में 17-18% है। हालांकि हम बाकी उसी दुनिया में रहते हैं जी जी, उसी दुनिया में, और उन्हीं से हम उधार लेते हैं, उन्हीं को हम उधार देते हैं, उनसे हम ख़रीदो फरोख्त वहीं से करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 17-18% है, वहाँ पर 1-2% है जी। एक बात। दूसरा, एक्सचेंज रेट जब मुशर्रफ का ज़माना ख़त्म हुआ तो 60 रुपये का डॉलर था, अभी 85 रुपये का डॉलर है। जी जी। लिहाजा अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन हुई है उसकी वजह ये दो है कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो 60 से 85 पे चला गया और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 17-18% है, जबकि दुनिया में बहुत बहुत कम है जी। तो लिहाजा ज़ाहिर होता है कि आपको मॉनेटरी मेजर्स जो हैं वो ठीक नहीं है। दूसरे थे टैक्सेशन के मेजर्स। जो ही ये जो नई गवर्नमेंट आई, ये मैं अभी मुशर्रफ की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर दिया। वेल्थ टैक्स को ख़त्म करने से आपका टैक्स जीडीपी रेशो जो था वो गिर गया, वो 16% से 9% पे आ गया। लिहाजा मुल्क में टैक्स भी कम लेना शुरू हुआ। टैक्स कम हुआ तो उसकी वजह से अफराद ज़र जो है वो लोगों के जेब में पैसे बढ़ गए। लिहाजा वो एक मेजर हुआ। फिर हमने ये भी शौकत अजीज़ के ज़माने में हुआ कि हमने ड्यूटियाँ बहुत कम कर दी और कहा यह गया कि ड्यूटी ज़्यादा हो तो फिर लोग जो है वो चोरी करना शुरू कर देते हैं, अंडर इन्वॉइसिंग करते हैं और टैक्स की चोरी होती है। लिहाजा अगर हम ये इंटरेस्ट रेट कम रखें तो वो टैक्स की चोरी नहीं होगी। भी टैक्स चोरी क्या है, टैक्स होगा ही नहीं अगर आप उसको इतना नीचे ले आए। लेकिन इन चीज़ों का इफेक्ट अगर आप एक तरीके से नहीं करते दूसरी तरीके से होता है। अगर आपने देखिए टैक्स जीडीपी रेशो कम कर दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ी। इन्फ्लेशन बढ़ी का मतलब अफरात ज़र बढ़ा, अफरात ज़र का मतलब महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी तो आपने टैक्स किसी और तरीके से लगाया। महंगाई में तो टैक्स है जी जी। वही चीज़ जो पहले आपको 10 रुपये में मिलती है 20 में मिलती है, तो ये आप 10 रुपये गवर्नमेंट की जेब में नहीं जा रहे, लेकिन पाकिस्तान में उमरा की वो लोग जो लेकिन गरीब आवाम की जेब से जा रहे हैं, उमरा की जेब में जा रहे हैं। तो लिहाजा एक ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ हुआ, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं जो कि फिर रीसर्कुलेट हो जाता है, बल्कि वो अमीरों की तरफ गया। तो लिहाजा ये ना समझें कि आपने वेल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया, टैक्स जीडीपी रेशो लोअर कर दिया तो उसकी वजह से टैक्स ख़त्म हो गया, टैक्स की शक्ल तब्दील हो गई। और टैक्स अभी आप जो दे रहे हैं वो इन्फ्लेशन की सूरत में दे रहे हैं जी। जब आप शोर मचता है कि पाकिस्तान में जब तेल की कीमत बढ़ती है जी। अभी 105-106 डॉलर का बैरल तेल है जो कि ज़माने में 20-30-40 डॉलर का होता था। अगर आप ये जो इंक्रीज कीमत है ये अगर आप लोगों को पास नहीं करते तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप नोट छापेंगे जी। नोट छापेंगे तो अफरात ज़र होगी, अफरात ज़र होगी तो फिर वही चीज़ जो कि आप सिर्फ ये नहीं कि आप तेल की कीमत ज़्यादा दे रहे हैं, उसकी वजह से चूँकि अफरात ज़र हुए आप हर चीज़ की कीमत ज़्यादा दे रहे हैं। लिहाजा ये जो एक्शन रिएक्शन होते हैं लोगों के चीज़ों के आपस में, वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के आपस में होते रहते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि कीमतें बढ़ी थी तो हमारे शहनशाह गिलानी साहब ने कहा कि 50% तनख्वाहें बढ़ा दो जी। तनख्वाहें उस तबके की बढ़ी जो कि पहले राशि तबका है, क्योंकि पहले उनका गुजारा तनख्वाह पे नहीं होता, उनका तनख्वाह ज़्यादातर तनख्वाह। अभी उनकी जेब में पहले भी पैसे थे, अभी उनकी जेब में और पैसे आए और दुकानदारों को और दूसरे लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को मौका मिला कि अभी वो कीमतें बढ़ा दें क्योंकि इनके जेब में अभी 50% ज़्यादा पैसे आ गए हैं। इस तरीके से पेंशन बढ़ी, इस तरीके से वेजेस बढ़ी, इस तरीके से ये इन्फ्लेशन जो थी जो आपने 60 से 85 रुपये किया था
अभी कीमतें 60 से 85 के तनासब से नहीं बढ़ी, वो 60 से 120 के तनासब पे चली गई। जी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसकी वजह से यानी कि इस सिस्टम को चलाया जा सके, और यानी हमारे जो वज़ीर आज़म हैं या कुछ महकमे हमारे हैं उनकी नालायकी की बुनियाद पे या किसी प्रोग्राम के ना होने की बुनियाद के ऊपर ये सारा मसला बढ़ रहा है। लेकिन बिरगी साहब आप ये भी तो बताइए, मैं अभी आप इसको बात को सब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बताइए कि हमारे यहाँ हमारे इक़्तिसादी निज़ाम को बचाने के लिए बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं और इसके इलाज के बड़े बड़े तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। कभी सोशलिज्म बुनियाद बनाने की कोशिश की जा रही है कि उससे हमारी इक़्तिसादियत ठीक हो जाएगी, उसको उस निज़ाम को अपना लिया जाए, कभी इस्लामी निज़ाम के बारे में बातें की जा रही हैं। लेकिन लगता ही है कि ये नारे मारने वाले जो हैं दोनों ही अपने प्रोग्रामों में मुखलिस नहीं है, दोनों ही इसका कोई हल या मदावा पेश नहीं कर सके। इसलिए पाकिस्तान पिछले 63 साल से टामटोइयाँ मार रहा है इस निज़ाम में। आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में, यानी कि आपके पास यानी कोई ऐसा हल मौजूद है जिसका आप जिक्र करना चाह रहे हैं कि भी इसका हम अपने इस इक़्तिसादी निज़ाम को, पहली बात तो यह है कि इसे सही डायरेक्शन पे ला सके, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी ममालिक हैं, जितने तरक्की याफ्ता जितने भी ममालिक हैं, इसमें आप यानी मैं यूरोप की और इन मुल्कों की बात नहीं कर रहा कि इनकी मईशत जो है बहुत आला और अच्छे यानी बुनियाद पे उनकी फिक्स कर दी गई है और उसी पे चल रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा तैयार है। लेकिन रिसेंटली हमारे सामने मलेशिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। आप ये देखिए कि मलेशिया के हालात भी बहुत ख़राब थे, लेकिन मलेशिया के अंदर उन्होंने भी ऐसी डिग्री को चलाया कि माशिया अब G8 को छू रहा है। इसकी आप क्या समझते हैं कि हमें किस चीज़ को मॉडल बनाना चाहिए, कौन सी चीज़ को मॉडल बनाना चाहिए कि इनसे हटके, ताकि पाकिस्तान की मईशत को एक किक लग सके, जर्क लग सके, जिससे ये आगे बढ़ सके? एक तो मैं पहले जिक्र किया कि हमारे जो मेयर्स हमें लेने चाहिए थे जी, वो हमने उनसे उलट काम किया। यानी हमें अपनी रुपए की कीमत को बढ़ाना चाहिए था, हमने रुपए की कीमत को रुपए को डिवैल्यू किया, 60 रुपए से 85 रुपए का हो गया, तनख्वाहें बढ़ा दी गई और चीज़ों की कीमत बगैर किसी मनसूबाबंदी के, ये सोचे बगैर कि खजाने में पैसे हम अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यानी वो भी बात है, लेकिन यह है कि गंदम की कीमत दुगनी कर दी गई। यानी चंद किसानों की जेब में जिनके पास बहुत ज़्यादा गंदम प्रोड्यूस करते हैं वो तो बहुत अमीर हो गए लेकिन सारे मुल्क के लिए गंदम की कीमत बढ़ गई। गंदम की कीमत बढ़ी तो सब चीज़ों की कीमत बढ़ती है, क्योंकि गंदम एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान खाता है। बिल्कुल, जब गंदम की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। तो लिहाजा हमने ये जो पॉलिसियाँ अडॉप्ट की वो थी जो कि जिनसे उलट होना चाहिए था जी। अभी हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? अभी चॉइस ये होता है कि जब भी आप पॉलिसी को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो पहले आप ऑब्जेक्टिव तयन करते हैं जी कि क्या मुझे इन्फ्लेशन की परवाह है या नहीं है, महंगाई की परवाह है या नहीं, अफरात ज़र की परवाह है या नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे अफरात ज़र की परवाह है तो फिर मैं कुछ चीज़ फिक्स करता हूँ जी। वो कौन सी चीज़ फिक्स करता हूँ? मैं फिक्स करता हूँ कि मेरा जो है रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो 75 रुपये का डॉलर होना चाहिए। हम डिवैल्यूएशन के बजाय रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं जी। और उसके साथ ही हम चाहते हैं कि ये जो नहीं, लेकिन आप यानी 85 से 75 रुपये रेट चलाना चाहते हैं कि क्या आपके पास ऐसे सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं? आप वो भी तो बताइए ना कि आप किस तरह इसको रिड्यूस करके इसको कीमत को बनाएंगे। दोनों तरीके, पहले यह है कि आप स्टेट बैंक को कहते हैं कि आप इस कीमत के ऊपर डॉलर को खरीदोगे बेचोगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी जो अनऑफिशियल सेक्टर है जो कि छोटा होता है। नहीं, देखिए मेरे साहब, आपने ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर बहुत से यानी स्टेट बैंक को हुक्म देकर अपने नोट छाप रखे हैं, जरूर से ज़्यादा नोट छाप रखे हैं। इसी का तदारक करने की बता रहा हूँ। तदबीर ये है कि चूँकि आप टैक्स GDP रेशो लो है जी, और आपके रुपए की कीमत बहुत डिवैल्यू हो चुका है, लिहाजा आपने उसको रिवर्स करना है। मैं उसको रिवर्स करने के लिए कहता हूँ कि आप एक टारगेट बनाइए कि हम 75 रुपये का डॉलर करेंगे, और उसको करने के लिए हम इंपोर्ट्स की फिर कीमत घट जाएगी ना जी, क्योंकि 75 रुपये एक डॉलर की जो चीज़ है जो आज 85 की बिक रही है 75 की हो जाएगी। लिहाजा आप ड्यूटी बढ़ा दें ताकि वो 85 की ही रहे जी। तो लिहाजा आपकी थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी में आमदन बढ़ जाएगी, टैक्स GDP रेशो इम्प्रूव हो जाएगा जी। और जो मुल्क में चीज़ें जो कि आप $1 की बेचते थे बाहर, उसको 85 रुपये मिलते थे, आप पर भी एक डिसिप्लिन कायम हो जाएगा। आप भी तो एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो आपको एक्सपोर्ट आपको 75 रुपये मिलेंगे। 75 रुपये मिलेंगे।
आपको कम जब मिलते हैं फिर आपके ऊपर एक डिसिप्लिन कायम होता है। जैसे कि ये रनअवे इन्फ्लेशन भी इसी वजह से हुई है कि आपने रुपया की कीमत कम कर दी और 85 रुपये का डॉलर कर दी, जब आप 75 पे लाएंगे। लेकिन इंपोर्ट की कीमत जो है वो इंपोर्टेड चीज़ों की कीमत कम नहीं होगी जी, तो जो एक्सपोर्टेड चीज़ें हैं उनकी चीज़ कम होगी उनकी चीज़। ये तरीका है जिससे कि आप अफरात ज़र को कम करने का और रुपये को रीवैल्यू करने का। तो पहला हमारा जो मेयर है जिसको मैं मॉनेटरी मेयर कहता हूँ वो ये है कि आप रेट ऑफ एक्सचेंज को फिक्स कम करें और 75 रुपये पे ले आएँ और उसके साथ ड्यूटी को बढ़ाएं। दूसरा जो मॉनेटरी मेयर है वो ये है कि आपने अभी इस वक्त 17-18% पे इंटरेस्ट रेट लगाया हुआ, इसको आप 6-7% पे ले आएँ। अभी आपने 2 पैरामीटर यानी मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स कर दी कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट ऑफ एक्सचेंज ये होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा, ड्यूटी ये होगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने 3 पैरामीटर फिक्स कर दिए। इन 3 पैरामीटर से एक तो मेरी टैक्स की आमदन बढ़ गई जी, चीज़ों की कीमतें घट गई जो मुल्क में क्योंकि भी एक्सपोर्ट जो है वो 75 रुपये के हिसाब से होनी पड़ेगी, उनकी चीज़ें घटी। अभी मैं इसके हिसाब से इकोनोमेट्रिक्स जो कि कंप्यूटर के ज़रिए से होती है, अभी मैं इस चीज़ का तयन करूँगा कभी तनख्वाहों में कितना इजाफा या कमी होनी चाहिए। कमी तो नहीं की जा सकती, टैक्स बढ़ाया जा सकता है। सो आप इनकम टैक्स को बढ़ा देते हैं उतना जितना कि आपका कंप्यूटर कहता है कि आपको सही जगह पर लाने के लिए, सही जगह महंगाई को लाने के लिए आपको टैक्स, इनकम टैक्स कितना बढ़ाना पड़ेगा। फिर आप जीएसटी या जो भी आप सेल टैक्स या वीएटी जो भी उसको कहते हैं, फिर आप उसका तयन करते हैं। साहब आप ये देखिए कि आप अपनी पार्टी के मंशूर में ये बात कर रहे हैं, कौम को ये नवीद से सुना रहे हैं कि बजाय टैक्स कम करने के आप कह रहे हैं कि हम टैक्स बढ़ा देंगे। या इनकम टैक्स जो है बढ़ाने का तरीका ये नहीं होता कि आप टैक्स रेट बढ़ाएं जी, कि आप 10% की बजाय 15% कर दें। इनकम टैक्स रेट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप टैक्स नेट को एक्सटेंड करें जी। और ये तफसील चाहता था आपसे, ये बता दें। टैक्स नेट को एक्सटेंड करने के तरीके मौजूद हैं। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, पाकिस्तान के 60% लोग जो हैं वो देहात में रहते हैं, वो इनकम टैक्स देते ही नहीं। जी जी। पाकिस्तान की 17-18 करोड़ आबादी है और टैक्स देने वाले 3-4 लाख हैं। जी जी। टैक्स नेट को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है जी। बल्कि अगर उस टैक्स नेट को आप बढ़ाएं तो शायद इनकम टैक्स के रेट जो है, क्या आप नहीं समझते कि ये जो बड़े माफिया हैं जो यानी जागीरदार हैं और ये दूसरे जो लोग हैं, अब तो जो सनतकार है वो भी जागीरदारों की सफ में शामिल हो गए हैं, क्या वो ज़रफ़ा को इस बात की इजाज़त देंगे, यानी हुकूमत में आने देंगे अगर आपका ये प्रोग्राम हो कि आप ज़राअत पर भी टैक्स लगा देंगे? आप नहीं देखते कि अब तक मौजूदा जितनी भी हुकूमतें वो नाकाम हो चुकी हैं? इस वक्त मेरे ख्याल में लोग इस बात समझने के लिए तैयार हैं कि अफरात ज़र जो हो रही है उस अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी या वीएटी या जो भी आप उसको कहें उसको बढ़ाने के बजाय इनकम टैक्स बढ़ाना जो ज़्यादा सूदमंद है। इनकम टैक्स बढ़ाना, मैं रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम टैक्स का नेट वाइडन कर रहा हूँ। इनकम टैक्स की इनकम को बढ़ाना ताकि वो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ के करीब हो जाए, यानी 1000 बिलियन रुपीज़ के करीब अगर आपकी इनकम टैक्स की आमदन हो जाए, जो कि हो सकती है, जी जी, मुश्किल नहीं है। टैक्स नेट को बढ़ाने से शायद हो सकता है कि आप टैक्स रेट घटा सकें। जी जी। आप टैक्स नेट को बढ़ाएं और टैक्स रेट को आप घटा सकें। जी जी। लेकिन उसमें उसका टारगेट आपका ये होना चाहिए तकरीबन $1 ट्रिलियन आप इनकम टैक्स से आप हासिल करें। अच्छा साहब, हम वक्फे की तरफ जा रहे हैं इसलिए मैं आपसे जल्दी से एक और सवाल भी करना चाहता हूँ। ये मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। जी जी। हम कहते हैं $1 ट्रिलियन तकरीबन एक्साइज ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी से इकट्ठा हो जी, और $1 ट्रिलियन जो है ये जीएसटी या वीएटी, जीएसटी या वीएटी से इकट्ठा हो जी। ये रफ फिगर्स हैं। जी जी। अभी इस वक्त पाकिस्तान की जो आमदन है, टैक्स की आमदन, वो तकरीबन 1500 बिलियन रुपए है। जी जी। और ये जो मैं बता रहा हूँ इससे पाकिस्तान की आमदन 3000 बिलियन रुपए हो जाती है। जब दुगनी हो जाएगी, जब ये दुगनी हो जाएगी फिर ये पाकिस्तान के ये जो टैक्स जीडीपी रेशो भी ठीक हो जाएगा जी, आपका रुपए की कीमत भी बेहतर जगह पे आ गई, आपका टैक्स रेट भी कम हो गया, लिहाजा आपकी इनपुट्स की कीमत कम हो गई। इनपुट्स की कीमत कम होने से महंगाई जो है वो कंट्रोल होगी। अरे भाई साहब, अब जरा वक्फे की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ यानी 4-5 मिनट बाकी हैं। मैं जो सवाल आपसे करने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है, और अगर आप वक्फे से पहले जवाब दे दें तो नहीं तो उस पर कंटिन्यू भी कर लेंगे। अब जिस तरह आप जानते हैं कि बिजली और गैस की किल्लत ने पाकिस्तान की सारी सनत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है,
और खुसूसी तौर पे एक जो बड़ा सूबा है जिसके अंदर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सनत इंडस्ट्री चल रही है, पंजाब, उसको इरादतन या गैर जैसे आप कह लें इस माशी बहरान से दो चार किया जा रहा है, गैस की लोड शेडिंग से, बिजली की लोड शेडिंग से किया जा रहा है। अब ये फरमाए कि ये क्या मसनूई तरीका, यानी मसनूई तरीका का इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर ये मसनूई है तो क्यों किया जा रहा है? और अगर ये मसनूई नहीं है, ये किल्लत वाकई यानी ग्राउंड रियलिटीज का हिस्सा है, तो इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? ये सबसे आसान चीज़ थी जो कि 3 सालों में हो जानी चाहिए थी जी। यानी बिजली की पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 2000 मेगावाट है जी। पाकिस्तान की डिमांड 1400 मेगावाट है, लेकिन आपने तकरीबन 1100 मेगावाट बिजली के कारखाने चलाते हैं और बाकी चलाते ही नहीं हैं। और उसकी वजह ये बताई जाती है क्योंकि ये तेल के ऊपर चलते हैं, तेल बहुत महंगा हो गया इसलिए हमने इनको बंद कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान की किल्लत जो मसनूई है, आपने नोट किया होगा, ये बिजली की किल्लत है। नोट किया होगा कि जब ये कहते हैं ईद आई है तो 2 दिन लोड शेडिंग नहीं होती, आज ही क्रिकेट का मैच हो रहा है तो लोड शेडिंग नहीं होती। जी जी जी। इसका मतलब पाकिस्तान में जनरेटिंग कैपेसिटी है, जो ये कोई बिजली ऐसी चीज तो नहीं जो स्टोर की जा सके। जी जी जी। ये तो जनरेट होती है तो डिस्ट्रीब्यूट होती है, बिल्कुल। लिहाजा पाकिस्तान में जनरेटिंग कैपेसिटी है, तो मैं इसको हरामजदगी कहता हूँ कि ये डिलिबरेटली पाकिस्तान को स्टार्व करने के तरीके हैं, और जिसमें IMF और आपकी गवर्नमेंट दोनों शरीक हैं इस साजिश में कि पाकिस्तान में बिजली की कमी रखी जाए, क्योंकि बिजली के बगैर ना आपकी सनत चलती है, ना आपकी एग्रीकल्चर चलती है, ना कोई और चीज़ चलती है। पाकिस्तान में मुआशी बहादुरी का सबसे बड़ा वजह ये लोड शेडिंग है, और लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह ये आपकी गवर्नमेंट और IMF की मिली भगत है। ये समझना चाहिए। जहाँ तक गैस का ताल्लुक है, गैस की कमी लोगों को पता था कि होने वाली है। जी जी। तो जैसे बाकी की चीज किसी की कमी, दालों की कमी होती है तो इम्पोर्ट कर लेते हैं। जी जी। तो गैस तो कतर से ही लेनी थी, वो दूर जाना भी नहीं था। और अगर आप कतर से बातचीत करें, शायद वो आधी कीमत पर देने के लिए तैयार हो जाए। ईरान के साथ भी बात चल रही है आपकी? ईरान के साथ वो तो उसमें 3-4 साल में वो भी लग जाएगा, लेकिन कतर से 3 महीने में आ सकती है, 6 महीने में आ सकती है, क्योंकि उधर एक प्लांट लगाना है जहाँ पर को लिक्विड गैस को आपने फिर गैस में तब्दील करना है। जी जी जी। तो ये हो सकता था। तो लिहाजा पाकिस्तान में गैस की कमी और बिजली की कमी ये एक साजिश का नतीजा है, और इसके लिए मैं इस गवर्नमेंट को मैं इल्जाम ठहराता हूँ कि इनकी वजह से है, ये इनकी पॉलिसियों की वजह से है। पाकिस्तान में ना बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में ना गैस की शॉर्टेज है। गैस के इतने नए ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं तो अगर उनको पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान में कोई गैस की शॉर्टेज नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। मैं अब एक वक्फी तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि और सुना भी कि आपने ब्रिगेडियर साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि बकाया तौर पे एक मनसूबाबंदी के तहत जिसमें IMF के साथ हमारी मौजूदा हुकूमत भी शामिल है, ब्रिगेडियर साहब इस हुकूमत को मुर्दा इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं ताकि आवाम को इस मुश्किल से दो चार रखा जाए और अपने मज़मूम जो इरादे हैं उनको पूरा किया जाए। वक्फे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद हम पूछेंगे ये मज़मूम इरादे उनके क्या हैं, किस मज़मूम इरादे के तहत जो है वो बकाया तौर पर पाकिस्तानी आवाम को इस मुश्किल में दो चार कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, we'll be come back very shortly. वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे के बाद मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँ तजज़िया प्रोग्राम के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान समीउल्लाह मलिक, और जैसा कि हमारे साथ मौजूद मेहमान ब्रिगेडियर उस्मान खालिद हैं जो कि हमारे आज तल्ख़ व शीरीं सवालात का जवाब दे रहे हैं और अपनी रफ़ा पार्टी के बारे में भी कुछ प्रोग्राम उनके सामने हमारे सामने आ रहे हैं। अभी हम जब आखिरी सवाल जो हमने किया था जिसमें ब्रिगेडियर साहब ने ये फरमाया कि मौजूदा हुकूमत जो है इस तमाम गैस और बिजली की किल्लत की जिम्मेदार है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कितनी कैपेसिटी मौजूद है कि हम बिजली जनरेट कर सकते हैं। और वाकई एक दलील जो उन्होंने दी कि जब हमें क्रिकेट मैच के वक्त या किसी ईद के ज़माने में या किसी रमज़ान के दिन के खास तौर पर जब ऐलान किया जाता है तो बिजली तो हमारे पास फ़ौरन आ जाती है, वाकई वक्त लोड शेडिंग नहीं होती और ना गैस की लोड शेडिंग की जाती है। लेकिन यह है कि जब कभी इनके अलावा जब वो चाहते हैं तो वो लोड शेडिंग होती है, और हालांकि ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जनरेटिंग कैपेसिटी मौजूद है। मज़मूम मकासद के बारे में इशारा किया था, वो मज़मूम मकासद क्या है? ब्रिगेडियर साहब आप बताएंगे वो मज़मूम मकासद क्या है? ये क्योंकि हमें समझ नहीं है, जैसे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का जिक्र किया,
और उसमें बैलेंस किस जगह पे कायम होना चाहिए। इसी तरीके से ये हम जब IMF पास जाते हैं तो हमारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि ये IMF का वारदात का तरीका क्या है। जिस भी मुल्क में IMF गया है या वर्ल्ड बैंक गया है वो आपको कर्जे देते हैं और कर्जों के बाद आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिक्टेट करते हैं और उस इकोनॉमिक पॉलिसी में दो चीज़ें बड़ी ऊपर होती हैं। एक तो यह है कि आप जितने आपके मुल्क के असासे हैं उनको डी नेशनलाइज कर दो और ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि उनको बेचो भी तो बाहर के लोगों को बेचो। जी। और दूसरी वो कोशिश करते हैं कि सब्सिडीज़ को ख़त्म करो। तीसरी वो कोशिश करते हैं कि अपने रुपए की कीमत को घटाओ, डी वैल्यू करो। और आप देखें तीनों काम पाकिस्तान में हुए हैं और तीनों कामों की वजह से ये जो कि IMF ने डिक्टेट किए हैं। और हमारे लोग जो हैं वो जब भी तेल की कीमत बढ़ती है तो उस पर शोर मच जाता है जी, बिजली की कीमत बढ़ती शोर मचता है। लेकिन बढ़ा कौन रहा है? बढ़ा इसलिए रहा है कि आपका जो 75 रुपए का डॉलर होना चाहिए वो 85 का है। जी। बढ़ा इसलिए रहा है क्योंकि वो डॉलर जो 100 रुपए का बैरल है, $100 की बैरल है, तो $100 मतलब तो 7500 की बैरल होनी चाहिए जी, लेकिन वो 8500 की है, तो लिहाजा आपकी तेल भी महंगा है। तो ये सब चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड हैं और ये सब चीज़ें तीनों चीज़ें किसने इम्पोज की हैं? किसने कहा है रुपए को डिवैल्यू को? IMF ने कहा। किसने कहा है कि सब्सिडी ख़त्म करो? IMF ने कहा है। किसने कहा है कि आप टैक्स जो है वो इनकी चीज़ों के ऊपर ऐसी चीज़ों पर लगाओ, ये RGST वगैरह जो है, ये सब जो पॉलिसीज़ हैं ये किसी के कहने के ऊपर लगाई जा रही हैं। और चूँकि हमारे यहाँ कॉन्शियसनेस नहीं है और हमारे ना सियासी पार्टी में है, ना सियासी सियासतदानों में है, ना ही हमारे एंकर्स और जो इकोनॉमिक प्रोग्राम करते हैं उनमें इन चीज़ों की समझ है कि उनको ठीक तरीके से क्रिटिसाइज कर सकें कि अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है। जी। इसलिए मैंने आपसे पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा ठीक ये है कि हम रुपए की कीमत को बढ़ाएं जी, आप इंटरेस्ट रेट को घटाएं और आप इनकम टैक्स को इस तरीके से रैशनलाइज करें कि आपकी जो टैक्स की आमदनी है ओवरऑल इनकम टैक्स को और इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएं ताकि आप अपने मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप पॉलिसियाँ मरतब करें। तो फिर इन पॉलिसियों का नतीजा ये होगा कि आपके यहाँ महंगाई जो है वो कम होगी और मुल्क खुशहाल होगा। जी, मुल्क खुशहाल। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि वक्फे पे जाने से पहले मैंने ब्रदर साहब से जो सवाल किया था उसी सवाल को हमने वक्फे के बाद भी शुरू किया है। मसला ये है कि इस महंगाई का रोना जो है, इसका असल जो माखज़ है वो पता चला है कि हमारी मौजूदा हुकूमत खुद है और वो खुद IMF के साथ उसमें शामिल है और आवाम को जो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है इसमें IMF के साथ साथ हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पर उसमें शरीककार है। बड़े साहब, अब मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी एक बहुत 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और इस दहशतगर्दी ने आपको पता है कि सारे यानी बिलअमूम तमाम दुनिया को और बिलखुसूस पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। अब आप ये देखिए कि 9/11 के बाद हमारे मुल्क में तो कम से कम इजाफा ही होता जा रहा है इस दहशतगर्दी के अंदर और इस खित्ते को उसने बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर दिया है। हमारी अफवाज को आप देखें कि दीर और स्वात के अंदर बड़े मेजर ऑपरेशन करने पड़े और उस मेजर ऑपरेशन ने, ये सच्ची बात यह है कि मुल्क की सालमियत दांव पर लग गई थी, लेकिन अब उस पर तो काबू पा लिया हमारे अस्करी अदारों ने और हमारे अवाम ने मुश्तरका तौर पे यानी मुश्तरका कोशिशें करके। लेकिन कराची और बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के हालात भी बड़ी दगरगू हैं और कराची के अंदर टारगेट किलिंग भी आपके सामने है। ये आप ये बताइए कि इस शुरुश के पीछे कौन है और उनके मकासद क्या है, और ये जो पाकिस्तानी तालिबान जो इस बात का दावा करते हैं कि हम जो पाकिस्तान के अंदर जो हमले हम करते हैं, खुदकुश हमले या दूसरे हमले करते हैं, ये हम पे जो ड्रोन हमले होते हैं उसके जवाब में हम ये करते हैं, क्या आप समझ लें ये पाकिस्तानी तालिबान जो है ये वाकई पाकिस्तान उन्हीं ड्रोन हमले के जवाब में यानी हमले करते हैं और ये पाकिस्तान से मुखलिस हैं, या कि ये किसी और की पैदावार है? ज़ाहिर है कि मेरा ख्याल ये है कि किसी और की पैदावार है और उसके ख़ास आपको साइंस मिलते हैं जी। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, ये पूरी की पूरी अमेरिका, इसराइल और इंडिया की मिली भगत है, जिसमें पैसे अमेरिका देता है, प्रोपेगेंडा अमेरिका करता है और उनका हेडक्वार्टर भी जो है एक यरूशलेम में है, ऑक्यूपाइड यरूशलेम में, और दूसरा वाशिंगटन में है जी। और वो लोग बड़े दंदनाते फिर रहे हैं
यानी ये नहीं कि छुप के कोई काम नहीं कर रहे, और बल्कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बड़े खुश होकर कहते हैं कि हम किसी से भी मदद ले सकते हैं, इंडिया से भी मदद ले सकते हैं, और कहते हैं हम लेते हैं। ज़्यादा उसमें जहाँ तक बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी का ताल्लुक है वो इंडिया, इसराइल और अमेरिका की पैदा करता है। हमें अपने लोगों को कन्विंस करना है, और ये हम पहले कर चुके हैं। इस समय मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। आप देखिए कि जब शर्म शेख में हमारे दोनों मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात हुई थी, गिलानी साहब और मनमोहन सिंह साहब, और हमारे गिलानी साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनको कुछ सबूत भी मुहैया किए थे वहाँ पे, जो सुनने में आया कि बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के मुलव्वस होने के सबूत भी दिखाए गए थे, जिसमें मनमोहन सिंह ने इस बात का वादा किया था कि मैं जाके खुद इस पर तहकीक भी करूंगा, लेकिन उस पर बात को टाइम फिश वाला मामला हो गया। और उसको आप ये देखिए कि ये अब जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, अमेरिका ने ये खुद कहा है, जब अमेरिका हमारे पाकिस्तानी अस्करी अदारों ने जब ड्रोन हमले बंद करने को कहा तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे ये कह दिया, जिसमें वॉल जर्नल स्ट्रीट में भी ये बात आ गई। पहले सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम ने ये बात लिखी कि एक दफ़ा फिर यानी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहिए कि इस ड्रोन हमलों के पीछे जरदारी की अपनी मंशा शामिल है, और आप क्यों नहीं बताते कि जरदारी ने खुद ये इजाज़त दे रखी है अमेरिका को, जबकि अस्करी ताकत जो है वो और बात कह रही है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से एक दफा फिर पूछा जाए कि हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं। अब ये देखिए कि अब ये तो हमारी अपनी हुकूमत के बारे में उन्होंने ये बात खुल के कही है, इसमें और भी बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन वक्त की किलो में मैं नहीं ये कहना चाहता। लेकिन ये देखिए, ये जो दहशतगर्दी का जो मामला है, इसके अंदर हिंदुस्तान जो है उसको जो वाज़ेह सबूत भी दे दिए गए हैं जिसे वो डिनाई नहीं कर सके, और अफगानिस्तान के अंदर जाके हमारी हुकूमत ने खुद उस वाज़ेह सबूत अफगानिस्तान के अंदर रखे हैं कि जहाँ से जो कैंप चलाए जा रहे हैं वहाँ पे। तो इसके बारे में आप यानी क्यों नहीं सबूत हमें मनमोहन सिंह को देने या अमेरिका को नहीं देने होते सबूत आपको, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो भी धमाके जो भी तकरीबकारी हो रही है वो पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ लोग गुमराह हुए और उन्होंने इस चीज़ के लिए तैयार हो गए कि वो अपने मुल्क में धमाके करें, अपने लोगों को मारे, अपनी फ़ौज पर हमले करें जी। लिहाजा ये आर्गूमेंट जो है, ये हमारी गलती ये है, वो हमने मनमोहन सिंह को नहीं देनी। मनमोहन सिंह मान भी जाए तो क्या कर लेगा जी, अगर अमेरिका मान भी जाए तो क्या कर लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे है कि अभी अफगानिस्तान से एक बरामदा बुगटी पता नहीं किसको भगा दिया गया जी जी, वो स्विट्जरलैंड चला गया, वहाँ जाके बकवास कर रहा है जी जी। अभी अमेरिका अगर उनको चुप करा दे जो वाशिंगटन में और तल अवीव में या जेरूसलम में, तो फिर क्या हो जाएगा। आपने तो कन्विंस करना अपने लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो ये है कि ये एक लेजिटिमेट जद्दोजहद आज़ादी हो रही है जी जी। ये लेजिटिमेट जद्दोजहद आज़ादी नहीं है। लेकिन अब इशारा करिए कौन लोग हैं ये जो कहने वाले हैं, जो ये प्रोपेगेंडा करने में तो तीनों शामिल हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा तो पाकिस्तान में हो रहा है ना। तो आप नहीं ये समझते कि इस प्रोपेगेंडा के अंदर मीडिया भी जो है वो हमारी कौम के ज़हनों को मुतासर कर रहा है? बिल्कुल, ये पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ये दोनों मुलव्वस हैं जी। ये दोनों ये है, वो हमारे यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के साथ बड़े जुल्म हुए हैं, अभी टाइम आ गया कि हम उनके जख्मों पर मरहम रखें जी। अभी हमें भी को बता दीजिए कौन सा जुल्म हुआ, हमें भी बता दीजिए किसने जुल्म किया, और ये कहा नहीं जाता। और इनडायरेक्टली तहत लफ्ज़ ये कहा जा रहा है कि जुल्म करने वाले पंजाबी और पंजाबी फौज हैं, और जुल्म उन पर क्या हुआ कि उनके जो गैस और वगैरह और मादनियात हैं वो कौड़ियों के भाव लोग ले जाते हैं जी। दोनों चीज़ें झूठ है जी, कोई उनके साथ जुल्म नहीं हुआ। अगर पहले बड़े साहब इस बात की वजाहत कीजिए कि क्या ये जो मादनी ज़खायर हैं, ये जो पाकिस्तान का आइन इसके बारे में क्या कहता है, क्या ये सूबों की मलकियत होती है या वफाक की मलकियत है? गैस की हमारे जो आइन जो पहले था, अभी 18th अमेंडमेंट के बाद सूरत मुख्तलिफ है जी। उससे पहले जो आइन था 1977 उसमें गैस की रॉयल्टी जो थी वो सूबों को मिलती थी, बाकी मादनियात की रॉयल्टी जो थी वो सेंटर को मिलती थी जी जी। अभी 18th अमेंडमेंट के बाद अभी ये जो मादनियात की रॉयल्टी है वो 50-50 मादनियात की रॉयल्टी जो है वो शेयर होगी सेंटर और सूबे के दरमियान। ये चूंकि सूबों के बीच में शामिल है इस बात में, लिहाजा ये मामला अगर मामला गौर तलब था या हल नहीं हुआ था तो अभी हल हो गया जी। अब सूबों के अगर उनको दूसरी मादनियात, लेकिन बलूचिस्तान से मादनियात अभी तो कौन सी निकली है जी जी। नहीं, गैस की बात में आप गैस और कोला दो ही चीज मादनियात निकली और कोई नहीं निकली जी। एक आप कह सकते हैं वो हिंदू बाग में
कोबाल्ट भी निकलता है, जी। लेकिन वो बहुत थोड़ी मिकदार और थोड़ा सा पैसे की बात है जी। इसकी रॉयल्टी दोनों की पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिलती थी। लिहाजा एक झूठ बोला जा रहा है जी। जो कि हम उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि इनके साथ जुल्म हो रहा है इनके साथ। कोयला चूंकि सरफेस के ऊपर होता है, कोयला डीप माइनिंग नहीं होती। जी जी। कोयले की रॉयल्टी हमेशा से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिलती रही है जी। 1973 के आइन के बाद गैस की रॉयल्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिलती रही है जी। तो जुल्म किसके साथ हुआ है? पंजाब को अगर गैस मिलती है तो क्या मुफ्त मिलती है? जी। हम अगर कोई प्याज या आलू पंजाब से एक्सपोर्ट होता है तो बलूचिस्तान में जाता है तो मुफ्त जाता है। हर चीज़ की पैसे मिलते हैं जी। कोई चीज़ मुफ्त तो नहीं होती। क्या कोई चीज़ सब्सिडाइज होती है? क्या कोई ये सब यानी सब ये प्रोपेगेंडा जो है इसको कॉन्ट्रडिक्ट कोई नहीं करता। हमारे एंकर्स, हमारा मीडिया, हमारे ये लोग कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते इन चीज़ों को। एक प्रोपेगेंडा में ये चीज़ भी यानी वो शामिल कर रहे हैं कि गैस जो सन 52 से पाकिस्तान में दरियाफ्त हुई है वो आज भी बलूचिस्तान के कई इलाकों को नहीं मिल सकी, और अगर मिली भी है तो बहुत ताख़ीर से मिली है, जबकि ये गैस पंजाब और सिंध और दूसरे सरहद तक पहले पहुंचा दी गई है। ये भी हर चीज़ जो है उसका एक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन होती है जी। किसी जगह पर आपने पानी, तेल कुछ भी पहुँचाना हो तो वो जो लोग बंदा इन्वेस्ट करता है वो देखता है कि इसमें इसके कौन लोग इसके इस्तेमाल कितना करेंगे, कंज्यूमर कितने होंगे और मैं कितना इन कंज्यूमर से चार्ज कर सकता हूँ। क्या आप नहीं समझते कि बलूचिस्तान को एक स्कैटर्ड सूबा, उसमें आबादी स्कैटर्ड है और बहुत दूर दूर तक पहाड़ों दुश्वार गुजार पहाड़ रास्ते हैं, वहाँ पे पहुँचाना मुश्किल है गैस। इसलिए सारी दुनिया में ये होता है कि जहाँ पर स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है वहाँ पर सिलेंडरों के जरिए जाती है जी, और जहाँ पर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड होती है वहाँ पाइप के जरिए जाती है। बलूचिस्तान में भी यही उसूल अपनाया गया। गलत बात क्या है जी, झूठ बात क्या? ताखीर जी जी कि ताखीर से पहुँचाई गई है। सुई जो है ये पंजाब के साथ के पास है, कोयटा से दूर है जी। और अगर जिस कंपनी ने लगाई उसने सबसे पहले उनको दी जहां पर के बड़े कंज्यूमर थे, जिसमें अजूबे की कौन सी बात है? लेकिन रॉयल्टी तो सूबे को दी गई। रॉयल्टी हमेशा से 1973 के आइन के तहत रॉयल्टी हमेशा से सूबे को गई है। अच्छा वैसे मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अब देखिए कि एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान के अखराजात ज़्यादा हैं और टैक्स की मद में जो रकूम मिल रही है वो बहुत कम है। अब जब भी यानी टैक्स में इजाफे की बात की जाती है, जिस तरह आपने अभी बताया कि टैक्स में इजाफे के बजाय टैक्स नेटवर्क बनाना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान में जब भी टैक्स में इजाफे की बात की जाती है तो पूरे मुल्क में जरा एक शोर मच जाता है और हाहाकार शुरू हो जाती है। और वाकई बात भी दुरुस्त है जिस हवाले से वो जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है। और इक़्तिसादी माहिरीन जो कहते हैं कि जी GDP टैक्स का जो तनासब है जो 16% होना चाहिए, जबकि इस पर यह तनासब 9% है। अब आप ये फरमाइए कि आप रफा के पास इसको बढ़ाने का क्या तरीकाकार होगा? इस सवाल का एक आधा जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि हम चाहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए जी। टैक्स नेट जो है वो तकरीबन 5 गुना बढ़ाया जा सकता है मेरे ख्याल में जी। एग्रीकल्चर के इनकम के ऊपर वैसे ही टैक्स लगना चाहिए जैसे कि बाकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है जी जी। और अगर ये टैक्स नेट में एग्रीकल्चर भी शामिल कर लिए जाए तो ये 5 गुना तो एकदम बढ़ सकता है जी। और 5 गुना से ये जो ट्रिलियन का मैं टारगेट रखता हूँ, ये ट्रिलियन इनकम टैक्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जी। और हो सकता है वेल्थ टैक्स की भी ज़रूरत पड़े। वेल्थ टैक्स भी जो है वो उससे कीमतें नहीं बढ़ती, क्योंकि वेल्थ टैक्स सिर्फ उन लोगों के ऊपर होता है जिनके पास वेल्थ तो है जी, इनकम नहीं है जी। और काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास वेल्थ होती है, बड़ी बड़ी ज़मीनें, मकान और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर वो बहुत आसूदा हाल हैं जी, करोड़पतियों की तरह उनकी ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन टैक्स कोई नहीं देते। तो लिहाजा वेल्थ टैक्स उन लोगों के लिए लगाया गया। तो हो सकता है वेल्थ टैक्स की ज़रूरत पड़े, हो सकता है टैक्स, हो सकता नहीं बल्कि ज़रूरी है टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए VAT का लगाना लाजिम, क्योंकि VAT जो है वो पहले डॉक्यूमेंटेशन करता है। डॉक्यूमेंटेशन से आपको वो लोग आइडेंटिफाई होते हैं जो कि टैक्स नहीं दे रहे होते। लिहाजा ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका टैक्स की इनकम बढ़ाएंगी। और चौथी चीज़ है कि आप रेट ऑफ ड्यूटी जो है इंपोर्ट ड्यूटी उसको बढ़ाएं और रुपए की कदर को बढ़ाएं, यानी रुपए को रीवैल्यू करें और रेट ऑफ ड्यूटी बढ़ाएं। ये सारे ये 3-4 मीज़ मिलकर ये इंशाल्लाह 16% से भी ज़्यादा आपका टैक्स GDP रेशो कर देंगे और पाकिस्तान खुशहाल होगा, सॉल्वेंट होगा और इतनी जल्दी उसमें ये वो चीज़ें हैं जिनसे कि 1 साल में तब्दीली आ जाएगी। 1 साल में यानी आज आपकी तरक्की 2.5% होती है तो 1 साल में आप चीन के साथ मिल जाएंगे, आपकी तरक्की जो है वो 8% 9% होनी शुरू हो जाएगी। जी।
अच्छा बिल साहब, ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान का यानी जितना भी इंसार है उसमें कर्जों का जो इंसार है वो सारा IMF पे है और वर्ल्ड बैंक पे है, और यानी जो गैर आदमी अदारे हैं इनके ऊपर है। और IMF आप देख रहे हैं जिस मुल्क में गया है उसने उस मुल्क की तरक्की नहीं हुई, बल्कि उस मुल्क जो है उसका जवाल ही हुआ है, डिक्लाइन ही हुआ है। अब ये बताएं कि अगर ममालिक जो है, अगर जो थर्ड वर्ल्ड है जो अगर इन बैंकों के साथ काम नहीं करता तो उनको ये फिर रिस्क करार देके उनसे तजारती तल्का जो मुनक़दा कर लेते हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली फिर से यानी पाकिस्तान से मुतालबात मनवाने के लिए यूरोपीय यूनियन में एक करारदाद फिर से आ गई और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान को जो कर्जे दे रहे हैं इसे बंद कर दें, पाकिस्तान को जो माली इमदाद दी जा रही है उसमें भी पाबंदी लगा दी जाए। अब आप ये देखिए कि ये गैर मुल्की अदारे, बड़े बड़े आलमी अदारे हैं जो कि बड़े बड़े कॉरपोरेशन के हुक्म के तहत अपने फैसले करते हैं। अब उनके पास एक ऐसी ऑक्सीजन है जो किसी मुल्क के ऑक्सीजन पाइप को हटाने की कुदरत रखते हैं। अब इनसे छुटकारा कैसे हासिल करेंगे और आप अपने इनसे आज़ाद अपने इक़्तिसादी फैसले आप कैसे करेंगे? अभी फॉर्चुनेटली इस वक्त हालत ये है कि दुनिया के जो सॉल्वेंट मुल्क हैं वो आपके दोस्त हैं। चीन सबसे ज़्यादा कर्जा जिससे अमेरिका ने ले रखा है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा कर्जा चीन से ले रखा है जी। अरब मालिक दूसरे नंबर पे आते हैं जिनका जो कि सॉल्वेंट है। ये दोनों आपके दोस्त हैं, लिहाजा इन दोनों की मदद से आप ये जो IMF पर डिपेंडेंस जो है उसको ख़त्म करके आप डिपेंडेंस जो है चीन और अरब मालिक के ऊपर बनाएं। और ये चीज़ जो है, इसलिए ये हमारा जो प्रोग्राम हम बनाते हैं कि हम अकेले शायद ये काम ना कर सकें, इसलिए हमें अपना हुजूम बढ़ाने के लिए हमें एक यूनियन बनानी पड़ेगी जो कि जिसका कि आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे कि 10 मुल्क जो कि ईसी के मुल्क हैं अगर ये यूनियन बनाएं तो उनका हुजम, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, साइज़ ऑफ एरिया एंड साइज़ ऑफ रिसोर्सेज ऐसा होगा कि हम फिर चीन और इसकी और अरब मालिक की दोस्ती के साथ ये हम इस पोजीशन में होंगे। क्योंकि याद रखिए IMF और वर्ल्ड बैंक के पास पैसा को आसमान से नाज़िल नहीं होता जी। ये भी गलत नोट छापने की वजह से, ये अमेरिका भी आजकल नोट छाप रहा है जी और छाप के दुनिया को उसने बुरा हाल किया हुआ है जी। उसके पास अपना पैसा नहीं है, वो इन्हीं के पैसे को रिसाइकिल करते हैं जी और उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो हम इस ब्लैकमेल से निकल सकते हैं अगर हम दूसरी इनकी काउंटर ब्लैकमेल को इस्तेमाल करें। तो ये इस वक्त पॉसिबल हो गया। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले शायद ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस वक्त ये पॉसिबल है कि आप चीन और अरब मालिक की दोस्ती से मिला के इस किस्म के इक़्तिसादी मेजर्स इंट्रोड्यूस करें कि हमारी डिपेंडेंस इसके ऊपर कम हो जाए। और सबसे बड़ा मेजर जो आपको रिसेंटली चीन ने किया है वो ये है कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारत जो है वो कहते हैं हमारी करेंसी में करो। वो पाकिस्तान से जो भी चीज़ खरीदें वो रुपयों में खरीदते हैं और आप जो उनसे खरीदें वो युआन में खरीदें जी। और अगर ये चीज़ बढ़ती गई तो फिर ये डॉलर की जो डोमिनेंस है ये भी ख़त्म हो जाएगी, IMF और वर्ल्ड बैंक की डोमिनेंस भी ख़त्म हो जाएगी। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि हमने एक इक़्तिसादी मुश्किलात के बारे में पिछले प्रोग्राम में जिक्र शुरू किया था, आज इस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन हमने इस पर थोड़ा सा कोशिश की है कि इसका अहाता किया जा सके। लेकिन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ी सी ऐसी हक़ाइक़ से आपको आगाह करना चाहता हूँ जिसको सुन के आप बेशक आप भी अंगस्त बुलंदा रह जाएंगे। कि आप देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये काम कर रहे हैं, इनके पीछे 50 ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जो कि सूनी ताकतों की मलकियत में हैं। ये 50 जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन इस वक्त जो दुनिया का तमाम जिस मईशत जो उसको संभाल के रखा हुआ है उसको चला रही हैं, और वो अपने इस मुकाबले में जो भी नया स्टेक होल्डर आता है उसके मुकाबले में ये मुत्तहद हो जाती हैं। अब ये 50 जो कॉरपोरेशन हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें से 50 से 46 जो कॉरपोरेशन उनके ऑफिस जो हैं वो न्यूयॉर्क के अंदर हैं, बाकी 4 के ऑफिस जो हैं वो वाशिंगटन में हैं। और इन कॉरपोरेशन का काम क्या है कि ये तमाम बड़े बड़े ममालिक के अंदर हुकूमतों को कंट्रोल करती हैं, हुकूमतों की जमातों को फंड्स देती हैं और उनकी जो अपोजिशन होती है उनको भी फंड्स देती हैं। इनका तरीकाकार ये होता है कि उन ममालिक, और क्या करते हैं कि उन ममालिक के जो सदूर होते हैं या बड़े बड़े कलीदी ओहदों पे काम करने वाले होते हैं उनको ये कारोबार के अंदर शामिल कर लेते हैं, किसी न किसी तरीके से उनको अपना पार्टनर बनाते हैं। और उन पार्टनर इसलिए उन्हें बनाते हैं ताकि उन्हें कारोबारी सिलसिले में अपना हमनवा बना के उनको इस नफ़े की लालच दी जाए और इसमें वो शामिल हो जाते हैं। फिर जब वो नफ़े में शामिल हो जाते हैं और पैसे की इस हिर्स के अंदर जब वो शामिल होते हैं
तो फिर उस हिर्स उनकी जब बढ़ती है तो ये कारपोरेशन फिर अपना हाथ थोड़ा सा पीछे करते हैं और ऑक्सीजन का पाइप जब खींचने की कोशिश करते हैं तो ये जो हमारे जितने भी शुरफा और हमारे अकाबरीन जो होते हैं, इनकी जब ऑक्सीजन बंद होती है तो इनको अपनी जान के लाले पड़ते हैं। फिर उसके बाद ये इनकी नारवा जो होती है शराब, उनको भी मानते हैं, क्योंकि ये बात जानते हैं कि हमारा खजाना तो भर जाए, चाहे अवाम जो है भूखी मरे या अवाम किसी तरह पिस जाए। इस हवाले से ये कॉरपोरेशन जो है गरीब मवाला थर्ड वर्ल्ड पे खासतौर पर हुकूमतें कर रही हैं। यही वजह है कि यहाँ जिस मुल्क ने इनसे बगावत करने की कोशिश की, या तो वहां पे इनकलाब आ गया, या कभी जमहूरियत के नाम से इनकलाब आया, या कभी ऐसे आमर डिक्टेटर को उसमें ले आए ताकि वो जो आके इसमें माशी हालात को दुरुस्त करने का नारा लगाता है। यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम इस कॉरपोरेशन को पसंद आता है उसको जब वो ले आते हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फौजी हुकूमतें आई वो भी जमहूरियत के नाम से आई, माशी हालात को दुरुस्त करने के नाम से आई, लेकिन यह है कि किस्सा वही का वही रहा। ना हमारी माशियत सही हुई, ना हमारी इक़्तिसादी हालत सही हुई, ना हमारा अमन सही हुआ, ना महंगाई और गुर्बत पे काबू पाया जा सका। नाज़रीन, अब इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं अपने बुजुर्ग मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए एक दफ़ा फिर उनसे गुजारिश करूँगा कि एक और प्रोग्राम में हो सकता है उनके साथ कुछ और प्रोग्राम भी करने पड़े, ताकि हम चाहते हैं कि उनकी जो नज़ारा पार्टी रफ़ा है उसके प्रोग्राम के बारे में पूछ सकें, उनके विजन के बारे में पूछ सकें कि वो किस तरह पाकिस्तान के जारी जो मुश्किलात हैं, जो मसाइब हैं, उनमें से इनको इस पाकिस्तान की इस कश्ती को किस तरह लेकर निकलते हैं। इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों का, अपने आप सबका ख्याल रखिएगा, हमेशा पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करना सीखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।